बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और चैप्टर जो अपना चल रहा था मूल निवासियों का विस्थापन, इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर अगले पार्ट में क्या होता है। जहां अभी तक हमने क्या समझा था, सेटलर क्या होता है, बेंपुल बेल्ट क्या होता है और किस तरीके से यूरोप के लोगों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया और वहीं के लोगों को ठीक है पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यानी कि मूल निवासियों का विस्थापन हो गया था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा और प्रचलन और समाप्ति। मतलब अमेरिका में दास प्रथा किस तरीके से चल रही थी और इसका प्रचलन क्या था। प्रचलन का मतलब होता है एक तरीके से किस तरीके से वहां पे दास बनाए जाते थे, और समाप्ति मतलब किस तरीके से समाप्त हुए। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी में आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में यूरोपियन सेटलर्स ने कृषि तथा उद्योगों के लिए अफ्रीका से काले दास मंगा लिए। क्या हुआ, मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अमेरिका है, ये है यूरोप, यूरोप से अमेरिका पे कब्जा कर लिया गया था और फिर धीरे धीरे यूरोपीय लोग यहाँ पे बस गए थे। अच्छा, इन्हीं लोगों को क्या बोला जाता था, सेटलर्स बोला जाता था। मैंने आपको बताया था ना, जो लोग यहाँ से आकर यहाँ पे सेटल हो गए थे, इन्हीं लोगों को क्या बोला जाता था, सेटलर्स बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर काम करवाने के लिए दासों को बुलाया। कहाँ से बुलाया, जो दक्षिण अफ्रीका है ना, वहां से दासों को बुलाकर यहाँ पे काम करवाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर कहा जाए तो दास बुलाकर काम कराना बिल्कुल सरल होता था, क्योंकि दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनको देना क्या है, ज्यादा पैसा उसे थोड़ी देना था, है ना, इसलिए बुला लेते थे। तो क्या हुआ, उद्योगों तथा कृषि काम करने के लिए अफ्रीका से काले दासों को बुला लिया गया। ठीक है, काले दास क्यों, मतलब काले दास मतलब का कलर ही ब्लैक था ना भाई। चलिए आगे, दक्षिणी राज्यों में कपास तथा तंबाकू की खेती के लिए दासों की भारी आवश्यकता थी, बिल्कुल तभी तो बुलाया गया। आगे, दासों के साथ अमानवीय व्यवहार। अब देखिए दास तो दास ही है, दासों को नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अमानवीय का मतलब क्या होता है, जैसे एक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं कि हाँ आपको ये काम करना, आपको वो काम करना, ये तो हो गया मनुष्य वाली बात। और एक होता है जाहिलों वाली बात है कि हाँ भाई, मतलब गाली देके तुझे ये करना, तुझे वो करना, उसे कहते हैं अमानवीय। ठीक है, अमानवीय व्यवहार के साथ उनके साथ ट्रीट किया जाता था और उनको बिल्कुल ही स्वतंत्रता नहीं थी। आगे क्या हुआ भाई, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच दास प्रथा को लेकर क्या हुआ, मतभेद होना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में ठीक है एक आंदोलन छिड़ा, जिस आंदोलन का नाम है एबोलिशनिस्ट, ये नाम है। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और जिन्होंने क्या किया, जो दास प्रथा चलती आ रही थी ना, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि भाई अब हम दास नहीं रहेंगे, अब हमें भी स्वतंत्रता के साथ जीने का मुझे मौका दो, ये दो, क्योंकि तुमने जितना शोषण करना था शोषण कर लिया। ठीक है, 1861 से लेकर 65 में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया और इसी की वजह से क्या हुआ, जो दास प्रथा है और राज्यों के अधिकार में थे। यानी कि अगर कहा जाए इसका मुख्य कारण क्या था, ये यही था क्योंकि दास प्रथा के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आगे 1863 में अब्राहम लिंकन जो थे, इन्होंने क्या किया, एमानिस्पेशन, ठीक है, प्रोक्लेशन, ठीक है, प्रोक्लेमेशन जारी किया। अच्छा, इसमें क्या किया गया, इसमें दासों को स्वतंत्रता होने की घोषणा कर दी गई। पहले दासों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, अब उनको स्वतंत्र करने की बात कर दी गई। आगे क्या हुआ, 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 13वां संशोधन पारित किया गया, जिसमें दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो हमने क्या पढ़ा, दासों को बुलाया गया, दासों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया, फिर दासों ने मिलकर आंदोलन छेड़ दिया, आगे चलकर अमेरिका में गृह युद्ध हो गए और फिर उसके बाद दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। दास प्रथा की समाप्ति ने अमेरिका में समानता की बात की गई और स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, इसको और मजबूत कर दिया और अफ्रीका अमेरिकाओं के नागरिक अधिकारों की नींव रखी गई। यानी कि ऐसे लोग जो अफ्रीका से आए हैं और जो अमेरिकी लोग हैं, ये लोगों ही दासों की तरह जिंदगी बिताते थे, इन लोगों के अधिकारों की बातें होनी शुरू हो गई। समझ में आ रही बातें, कहाँ से क्या चीज हुआ। तो ये कई बार दास प्रथा के बारे में 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अगला है इतिहास। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे, मतलब एक टॉपिक बड़ा टॉपिक में दो पेज पे करवा दिया जाएगा और सिंगल टॉपिक तो सिंगल में ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब देखिए एक बात समझिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया था ना, तो इनकी ही जमीनों को क्या बता दिया जाता भाई, टेरा
न्यूलियस, ठीक है, टेरा न्यूलियस बता दिया गया था। मतलब एक ऐसी भूमि जो किसी की ना हो, मतलब जो इंसान वहां पे पहले से रहता हुआ आ रहा है, तुमने उसी की जमीनों पर कब्जा भी कर लिया और उनकी ही जमीनों को कह दिया कि तुम्हारी जमीनें नहीं है, सरकार की जमीनें है। और सरकार किसकी है? हमारी ही सरकार है। इट मीन्स कुल मिलाकर ये वो चाहते थे उन लोगों को कहना कि भाई तुम्हारी जमीन नहीं है, सारी जमीनें मेरी है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे अगर रहना है तो दासों की तरह रहना है। साथ ही साथ उनको इतिहास की किताबों में जगह भी नहीं दी, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं दी? क्योंकि ये लोग मानते थे कमतर, ये मानते थे कि हम जैसे है ना, हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या? दूसरे नंबर पे उनके रहने का कोई तौर तरीका नहीं है, शिक्षित नहीं है। इस तरीके की स्टेटमेंट पहले दी जाती थी, ठीक है। और इसी की वजह से उन्होंने इतिहास की किताबों में उनको जगह भी नहीं दी, ठीक है। तो क्या लिखा है? इतिहास ज्यादातर यूरोपीय लोगों ने लिखा था, ठीक है, इसलिए उनकी संस्कृति और कामों को ज्यादा महत्व दिया गया। जिसने लिखा उसकी संस्कृति और कामों को ज्यादा महत्व दिया गया, मूल निवासियों को बहुत ही कमतर समझा गया। यूरोपीय लोग मूल निवासियों को कमतर समझते थे, उनकी भूमि पर कब्जा कर उनका शोषण भी करते थे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, टेरा न्यूलियस घोषित कर दिए गए थे, यानी कि ऐसी भूमि जो किसी की भी नहीं हो, मानकर वहां के निवासियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके इतिहास का ज्ञान को लिखित रूप से नहीं माना गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ज्ञान और इतिहास को अच्छा नहीं माना गया, इसलिए उसको स्थान भी नहीं दी गई। 20वीं शताब्दी में लागू नीतियों ने यूरोपीय लोगों संस्कृतियों में मिलाने की कोशिश की और इसकी पहचान को कम कर दिया, ठीक है। उपनिवेशवाद के चलते मूल निवासियों को भारी हिंसा झेलना पड़ेगा, जानलेवा बीमारियों से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि भाई देखो ये लोग जाते थे अलग अलग देशों से जाकर वहां पे कब्जा कर लेते थे। अच्छा, अपने साथ ये बहुत सारी बीमारियां लाते थे, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, इस टाइप्स की बीमारियां लेके जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को एक तो सबसे पहली चीज हिंसा का सामना करना पड़ता था, और उसके बाद ये जो बीमारी लेके आते थे ना, इन बीमारियों से भी बचना पड़ता था। साथ ही साथ अपनी ही पैतृक जो संपत्ति थी उनसे इनको बेदखल कर दिया जाता था। इन सभी चीजों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन इन पीड़ाओं को इतिहास में पूरी तरीके से दर्ज नहीं किया गया कि किस तरीके से ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करके उन्हीं लोगों को प्रताड़ित किया। इन सब चीज को जगह नहीं दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही वो वैसा समझते थे, इसलिए उनको जगह नहीं दी गई। लेकिन आगे चल के आप लोग ये भी पढ़ोगे कि ऑस्ट्रेलिया की चीजों को सराहना भी दी गई, लेकिन कब दी गई ये आगे हम बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार से क्यों दुखी थे। अभी हमने क्या बात किया था, देखिए मैंने बताया था ना, उत्तरी अमेरिका की जीवन शैली अलग थी, ठीक है। यूरोपियों ने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ही मित्रता वाला व्यवहार था, हम दोनों भाई भाई हैं। लेकिन आगे चल के इन्होंने उनकी थाली में छेद करना शुरू कर दिया। इट मीन्स जहां पर तुम्हें रहने को मिल रहा है वहीं पे तुमने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो बस यही सब कारण है जिसकी वजह से जो अमेरिकी लोग थे बहुत ही ज्यादा दुखी थे उनसे। मूल निवासी जिन वस्तुओं को यूरोपीय लोगों को आदान प्रदान करते थे उन्हें दोस्ती में दिया गया उपहार मानते थे। जैसे मान लीजिए यूरोप से कोई लोग आए, ठीक है, अब इनके तो भोले वाले थे अमेरिका के लोग, उनको तो कुछ पता नहीं था। यूरोप से लोग आए, इनके साथ दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद अब यूरोपीय लोगों के पास जो अमेरिकी लोगों के पास अच्छी अच्छी चीजें थी, इन्होंने उनको देना शुरू कर दिया, ये सोच के कि हमारे ही दोस्त है, इनको लाभ दे देते हैं। अब उनको क्या पता कि भाई ये दोस्त नहीं, दोस्त के पीठ पे खंजर घोंपने वाला काम कर रहे हैं। फिर वो क्या करते थे, वो भी कुछ देते थे, और ऐसे में ये जो सामान देते थे ज्यादा और वो सामान देते थे कम। और इन्होंने ये सोचा कि जब इनके पास इतना सामान है तो क्यों ना धीरे धीरे करके इनकी ही चीजों को लूटा जाए। फिर क्या हुआ, फिर लूटना शुरू किए और धीरे धीरे उन्हीं लोगों को गुलाम बना लिया, उन्हीं लोगों पे कब्जा कर लिया, उन्हीं के संसाधनों का यूज करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से जब यूरोपीय लोग अमेरिकी लोगों को बाद में पता लगा कि नहीं ये तो हमारे शोषण कर रहे हैं, तब इन्होंने कहा कि भाई ये सही नहीं है और दुखी हो गए। तो इसी व्यवहार से ये लोग दुखी थे। तो क्या लिखा है कि मूल निवासी जिन वस्तुओं का यूरोपीय लोगों से आदान प्रदान करते थे वो दोस्ती में दिया गया उपहार मानते थे, जबकि यूरोपीय लोग क्या सोचते थे कि ये बेचने लायक माल है। समझो नजरिया क्या है, अमेरिकी वालों ने कुछ दिया तो ये दोस्ती समझ के दिया, लेकिन यूरोप वाले क्या सोच रहे हैं कि चलो तुमने दे तो दिया, अब इसको ले जाकर हम यूरोप में बेचेंगे, ठीक है। आगे यूरोपीय व्यापारी मछली, रोएदार खाल को यूरोप में बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे, यानी कि यहाँ से सामान भर भर के लेके जाते थे और मुनाफा कमाते थे। इसीलिए उनका जो व्यवहार है
फायदे और लालच से भरा हुआ था कि भाई जितना ज्यादा फायदा हो पाए उतना फायदा है, ठीक है। इन वस्तुओं के दाम यूरोप के बाजारों में हर साल बदलते रहते थे, जिसे मूल निवासी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें यूरोपीय व्यापार और बाजार का कोई ज्ञान नहीं था। क्योंकि ये भोले भाले थे, इनको क्या पता कि यूरोप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे सामानों को लेके जाके बेच दे रहे हैं। यूरोपीय लोग कभी कभी तो बहुत ज्यादा सामान दे देते थे और कभी बहुत ही कम, जिससे मूल निवासी उनके अन्याय अथवा लालच के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी थे। अच्छा, यूरोपीय लोग भी कुछ न कुछ चीजें अमेरिकी लोगों को दिया करते थे, लेकिन वो कम दिया करते थे और इसकी वजह से भी वो दुखी रहते थे। यूरोपीय लोगों ने रोएदार खाद्य प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में क्या मारा, बड़ी संख्या में जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से वहां के जो मूल निवासी थे काफी डरे हुए थे, क्योंकि उनका मूल निवासियों का भय यह था कि अगर हमने जानवरों को मारा है तो कहीं ना कहीं जो जानवर है हमसे भी बदला लेंगे। तो क्या लिखा है, प्राकृतिक तथा जानवर इस प्रकृति और जानवर इस विनाश का बदला हमसे जरूर लेंगे। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो यूरोपीय लोग थे, इनके व्यवहार की वजह से जो अमेरिकी लोग थे वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे, ठीक है। तो यही कारण है जिसकी वजह से अमेरिकी लोग यूरोपीय लोग से दुखी हुआ करते थे। अब आते हैं अच्छा क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है गोल्ड रश के बारे में। देखिए क्या लिखा है, गोल्ड रश क्या था और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए गोल्ड रश, ये देखिए सब बैठ के सोना छान रहे हैं, है ना, सोना निकाल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो क्या हुआ, अमेरिका में पता लगता है चिरोकी कबीले में, ठीक है, यहाँ पर सोने की चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे सोना भर भर के है, क्योंकि संसाधन बहुत अच्छे खासे थे। जैसे ही बात पता लगा यूरोप में, यूरोप के लोग भाग भाग के अमीर बनने के चक्कर में यहाँ पे आ गए, है ना। तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने की खोज ने किस चीज का नाम दिया, गोल्ड रश का नाम दिया। यानी कि यही यहाँ पे सोने का मिलना, ये यहाँ पर रस पैदा कर देता है। रस का मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है, इसी को गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। गोल्ड रश वह समय था जब किसी क्षेत्र में सोने मिलने की खबर फैलने लगी और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग थे अचानक वहां पे पहुंच गए और सोने खोजने लगे। और 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा कनाडा जैसे देशों में भी गोल्ड रश हुआ, यानी कि वहां पर भी जाकर सोने की खोज होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब ऐसे में जितने ज्यादा लोग आए, ठीक है, आने के बाद ऐसा नहीं है कि जहां यहाँ सोना रखा है इसको उठाया लेके चले गए, नहीं, सोना इतना आसानी से नहीं मिलता उसको, बल्कि छानना और बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, वहां पे बहुत सारे काम करवाने पड़े, जैसे उसको कहीं ना कहीं उद्योग की स्थापना करनी पड़ गई, ताकि पत्थरों को तोड़ तोड़कर, जिसमें मात्रा चाहे नदियों में चाहे पत्थरों में जहां जहां भी सोने की मात्रा होती थी उनको तोड़ फोड़ कर, ठीक है, उसको साफ किया जाता था। तो जाहिर सी बात है उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। तो देखिए गोल्ड रश के कुछ प्रभाव भी पड़े। क्या प्रभाव पड़े, जैसे सोने के कारण, ठीक है, सोने के कारण नए शहर बसाने पड़े, वहां पे व्यापार जिसकी वजह से बढ़ा, खनन उद्योग में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई। और साथ ही साथ देखा जाए खनन उद्योग का मतलब होता है जहाँ पे खुदाई वगैरह किया जा सके। और स्थानीय व्यवस्था को मजबूत किया गया, जैसे सड़कें बनाई गई, रेलवे मार्ग बनाए गए, दुकानें, बैंकों तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया। कई नई शहरों की शुरुआत वहां पे भी की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर गोल्ड रश हुआ। खनन क्षेत्रों में लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से मूल निवासियों को भूमि छीननी जाने लगी, यानी कि वहां पे पहले जो रह रहे लोग थे उनको वहां से भगाया जाने लगा। आगे चल के क्या हुआ, धीरे धीरे करके वहां की प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दिया गया। इसकी वजह से जो उनकी पहले की जो संस्कृति थी, जो पहले की जो जीवन शैली थी, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। सोने निकालने के लिए जंगल काटे गए, नदियों को मोड़ा गया और मिट्टी और पानी प्रदूषित हुआ, जिसकी वजह से स्थानीय पर्यावरण को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सोने की लालच के कारण वहां पे झगड़े भी हुए, वहां पे हिंसा भी हुआ, वहां पे चोरी भी हुआ और साथ ही साथ आपराधिक घटनाएं भी घटी और कई जगह पर खनन श्रमिकों तथा, ठीक है, निवासियों के बीच में संघर्ष भी देखने को मिल गया, क्योंकि आपस में भी भिड़ जाते थे। भाई आपको पता है पैसा लड़ाई भी करवा सकता है, जैसे देखते हो ना जमीन के लिए इतनी जमीन के लिए लोग लड़ जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चीजें हुई। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, गोल्ड रश क्या था और इसके प्रभाव हमने पढ़ लिए, ये प्रभाव हो गया भाई, ठीक है। अब चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को, ठीक है, मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया और उसके लिए उनके उत्तरदायी कारण कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जमीन से क्यों बेदखल कर दिया गया। इसलिए जमीन से बेदखल कर दिया गया क्योंकि मैंने बताया था ना, वो खुद रहना चाहते थे उस जमीन पे, उनको उठा के पीछे भेज दिया गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज पे क्योंकि उनको पता है यहाँ पे संसाधन ज्यादा है,
तो अगर हम संसाधनों को यहाँ से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इन लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। तो इससे बेटर है कि इनको यहाँ से शिफ्ट करो पीछे, इसीलिए कहा गया ना फ्रंटियर पीछे होता चला गया, है ना। तो यही चीज है। क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से इसलिए बेदखल कर दिया गया क्योंकि यूरोप में आए लोग वहां पर जमीन तथा मुनाफा कमाने के चक्कर में वहां पे थे, यानी कि मौके ढूंढ रहे थे। बेदखल करने के कारण क्या थे भाई, सबसे पहला ब्रिटेन तथा फ्रांस से आए कई सारे जो प्रवासी लोग थे, ठीक है, जो अपने देश को छोड़ के आए थे, देश में संपत्ति का हकदार नहीं उनको मिल पाता था, इसीलिए वे अमेरिका में जमीन लेकर क्या बनना चाहते थे, मालिक। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो छोटे बच्चे थे उनको यूरोप में जमीन नहीं मिल पाती थी क्योंकि बड़ा ही बेटा दावेदार होता था, तो ऐसे में वो लोग अमीर बनने के चक्कर में अमेरिका आ गए थे और फिर वो मालिक बनना चाहते थे। यहाँ पे वे ऐसी फसलें यहाँ पर उगाना चाहते थे जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती है, जिसकी वजह से वो भारी से भारी मुनाफा कमाना चाहते थे। यूरोपीय लोग यह मानते थे कि मूल निवासी जमीन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे, तो जब तुम नहीं कर पा रहे हो तो लाओ हम करते हैं। और यही चीज, यही विचारधारा रख के जो यूरोप के लोग थे वो यहाँ पे फसल उगाते थे और वही चीज ले जाकर यूरोप में बेच देते थे और अमीर बनते थे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, और वो ऐसा करते भी थे ना तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे तुम उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो ला हम भी कर लेते हैं, इसलिए वो अपना कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, बेदखल करने के तरीके क्या थे भाई। धोखे से उनके समझौते बदल दिए गए, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। ठीक है, अमेरिका तथा यूरोप के बीच में आपस में समझौता हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके धोखेबाजी की गई अमेरिकी लोगों के साथ और फिर उनके संसाधनों को लेके जाया गया। तो धोखे से समझौते बदल दिए गए और उनसे ज्यादा से ज्यादा जमीनें ले ली गई। तय किए गए जो पैसे थे उसको सही समय पे पूरा ना करना या फिर वादा पूरा ना करना, जमीन बेचने के समझौते पर जबरदस्ती, ठीक है, हस्ताक्षर लगवा देना और फिर बाद में उनको वहां से हटाने के लिए मजबूर कर देना। चिरोकी कबीले जैसे समूहों को हटाने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किया गया कि भाई जबरदस्ती इनको हटाया जाए यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ पर जमीन में सोना, सीसा तथा अन्य खनिज मिलने की वजह से वहां के जो मूल निवासी थे, ठीक है, उनको भी उनकी स्थायी जमीन से धकेल दिया गया, यहाँ भगा दिया गया। तो इस प्रकार की चीजें हुई थी जिसकी वजह से देखा जाए तो उनको इन तरीकों से, ठीक है, जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, क्या टॉपिक लिखा है, 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों पर क्या असर देखने को पड़ा। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया की जो जमीनें थी उसको टेरा निम्बस घोषित कर दिया गया, लेकिन आगे चल के 1970 में ना इसको महत्व दिया गया। किसको? ऑस्ट्रेलिया की चीजों को, तो उनकी संस्कृति को महत्व दिया गया। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 1970 के दशकों में ऑस्ट्रेलिया में आई बदलावों ने मूल निवासियों के जीवन, ठीक है, पर कई सारे महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। इन बदलावों से उनकी स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी हो गई। जैसे मूल निवासियों को समान नागरिक अधिकार दिए गए, उन्हें मुख्य धारा समाज का हिस्सा स्वीकार किया जाने लगा, ठीक है, यानी कि उनको अब महत्व दिया जाने लगा। कई जगहों पर उनकी परंपराएं या फिर पारंपरिक भूमि को वापस दे दी गई, ठीक है, जिसको कहते हैं लैंड राइट्स मूवमेंट, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जिसके द्वारा जिसकी जमीनें पहले थी वो चीजें उसको अलॉट कर दी गई। ठीक है, कानूनी अधिकार उनको दिए गए, चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ संगठन करने का और आंदोलन में खड़े होने के लिए भागीदारी किया गया। तो ये सारे बदलाव किए गए जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हेल्प हुई। और क्या किया गया, सरकार ने उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, रोजगार के लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ और उनकी भाषा, कला, संस्कृति, परंपराओं का सम्मान दिया जाने लगा और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माना जाने लगा। पहले की तरह नस्ली भेदभाव खुले रूप से नहीं हो रहा था, समाज में उनके लिए जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ी और इसकी वजह से उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। किसको? ऑस्ट्रेलिया के लोगों को। जहाँ पे पहले इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, अब वहीं पे उनको इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसके बाद अपना चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्या लिखा है, आंसुओं की राह क्या है, आंसुओं की राह क्या है। तो जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब देखिए आंसुओं की राह क्या होता है, मतलब समझो कि एक ऐसा मूवमेंट जहां पर आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, मजबूरी में आपको जाना पड़ा, कुछ मतलब नहीं था जाने का, मजबूरी में जा रहे हो, ठीक है, और नहीं जाओगे तो अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा।
तो क्या करोगे, आप रोते धोते तो जाओगे जाओगे, और ऐसे में कई लोगों की डेथ भी हो जाएगी। तो यही सब सारी घटना यहाँ पर भी घटी थी जब वहां के मूल निवासियों को हटाया गया था। इसी घटना को आंसुओं की राह कहा जाता है। तो आंसुओं की राह अमेरिका के इतिहास की वह दर्दनाक घटना थी जिसमें हजारों मूल निवासियों को, ठीक है, जो नेटिव अमेरिकन थे, उनकी जमीनों को उनकी अपनी भूमि से जबरदस्ती हटा दिया गया था और दूर कुछ क्षेत्रों में भेजा जाने लगा था। मैंने कहा था ना कि जैसे पहले लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो अब यूरोपीय लोगों ने कब्जा कर लिया तो ये यहाँ पे बसना शुरू कर देते, इनको उठाकर इस जगह पे भेजा गया। तो इनका मानना ये था कि भाई हम यहाँ पे जाए तो जाए क्यों, जब हमारी जमीनें यहाँ है तो हम यहीं रहेंगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, यह घटना कहाँ हुई, यह घटना 1830 के आसपास में अमेरिका में हुई थी, जब अमेरिकी सरकार ने मूल निवासियों को उनके जंगल तथा जमीनों से हटाकर नए क्षेत्रों में भेज दिया था। ठीक है, फिर क्या क्या हुआ था ये चीज को देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह घटना क्यों कहलाए आंसुओं की राह। पहले इसके कई सारे कारण हैं। विस्थापन की वजह से इस चीज को कहा गया। पहले जैसे लोग भूख से मर रहे थे, बीमारियों की वजह से भी मर रहे थे, ठंड तथा थकान की वजह से भी मर रहे थे, परिवार को एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से कहीं ना कहीं लोग दुखी थे, हजारों लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, मतलब खत्म हो गए, और इन्हीं की वजह से इसको आंसू की राह कहा गया। इस पूरी यात्रा में इतने आंसू बहाए गए कि इसे प्रतीकात्मक रूप दिया गया, टीयर्स ऑफ, ठीक है, ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है, यानी कि आंसुओं की राह कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो यही है आंसुओं की राह, और इसी की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। अब क्या करें, मजबूरी में तो इनको जाना पड़ा और इस तरीके से ये चीजें हुई थी। बस चैप्टर आपका हो गया ओवर, यही था आपके चैप्टर में, और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने किया है यार, चीजों को कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, है ना। जितने दोस्तों को आप लोग शेयर करोगे फायदा आपका भी होगा, हमारा भी। तो इसी वजह से आप करिए चीजों की शेयर। बाकी किसी भी चीज में कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए बैठे हुए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।